हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जो कि 12th क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 में हमें देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिलेटेबल पॉइंट हैं जो हमें हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने में या आगे समझने में हमारी हेल्प करते हैं, और ये पॉइंट आपको नॉलेज में होने चाहिए, तभी हम बेटर तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर पाएंगे। तो कुछ पॉइंट है, एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट जिसमें है डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक मतलब घरेलू और टेरिटरी मतलब सीमा। तो घरेलू सीमा का क्या मतलब है कि एक हमारे इंडिया की वो बाउंड्री लाइन जिसके अंदर की सारी चीजें इंडिया में आती हैं और जिसके बाहर की सारी चीजें आउट ऑफ इंडिया कहलाती है ना। हमारे इंडिया की जो सीमा रेखा है उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो इंडिया की होंगी और इसके बाहर जितनी भी चीजें होंगी वो इंडिया की नहीं होंगी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हम उसी को कहते हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपना चलाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स सर्कुलेट फ्रीली, है ना। क्या एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है, ज्योग्राफिकल मतलब एरिया वाइज टेरिटरी होती है जिसमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है और जिसके अंदर पर्सन और गुड्स को हम फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये हो गया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। सेकंड है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है कि हमारे इंडिया का एक नॉर्मल रेजिडेंट कौन व्यक्ति कहलाएगा, किसको हम इंडिया का एक नॉर्मल व्यक्ति कहेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में मोर देन 1 ईयर रह रहा है और जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में है, उसको क्या कहेंगे? हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन द कंट्री, ठीक है, जो एक कंट्री में रह रहा है ऑर्डिनरी तरीके से फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, है ना, 1 साल से कम नहीं, 1 साल से ज्यादा। एंड हुज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन द कंट्री। सेंटर ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? जिसकी अर्निंग, है ना, अर्निंग और कंजप्शन कंट्री में ही हो रहा हो, ठीक है, और जो बाय बर्थ कंट्री में रह रहा हो या फिर 1 साल से ज्यादा जिसको रहते हुए हो गया हो, उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहते, या कुछ कोई ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं इंडिया में या इंडिया वाले बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नॉर्मल रेजिडेंट की बाउंड्री में, कैटेगरी में नहीं लिया जाता, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। अब थर्ड नंबर पे आता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब है कि जो फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने के बदले में या रिटर्न में एक व्यक्ति को जो मिलती है उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। जैसे एज अ पर्सन, एज अ वर्कर मैं कह सकता हूँ, एज अ वर्कर मैं किसी कंपनी में काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, काम चाहे कोई भी हो, बट अगर मैं किसी कंपनी को सर्विस दे रहा हूँ अपनी और कंपनी बदले में मेरे को वेजेस या सैलरी पे कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे? हम फैक्टर इनकम कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जब होता है तो मैन मनी मटेरियल, ठीक है, और मशीन, चार चीजों की जरूरत पड़ती है जिसमें मैन की जरूरत सबसे ज्यादा है, ठीक है। विदाउट मैन, है ना, कैसे प्रोडक्शन होगा? क्योंकि विदाउट मशीन तो हो सकता है, बाय मैन मेड कर सकते हैं हम, लेकिन विदाउट मैन नहीं हो सकता। मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी हमें मैन चाहिए। तो जब एक ह्यूमन बीइंग सर्विस देता है अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस सर्विस के रिटर्न में जो उसे मिलता है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम जो विदाउट रेंडरिंग सर्विस, है ना, इन दोनों में फर्क बस यही है कि ये रेंडरिंग के बदले मिलता है और इसके लिए कोई रेंडरिंग नहीं करनी पड़ती, मतलब कोई सर्विस देने की जरूरत नहीं है आपको, ये विदाउट सर्विस रिसीव होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। जिसमें हमारा गिफ्ट आता है, स्कॉलरशिप आती है, ओल्ड एज पेंशन आती है, ठीक है, जो है ना एक एज के बाद जो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट के, तो उसके लिए उन लोगों ने कोई काम नहीं किया है ना, उन्हें बट रिटर्न में गवर्नमेंट क्या कर रही है? इनकम प्रोवाइड कर रही है।
तो वो हो गया ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब इसके बाद आता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन है कि इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज एदर फॉर कंजप्शन, ठीक है, और फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पस के लिए ये गुड्स होते हैं। और हम इसको ये भी कह सकते हैं जो कि हमारे, है ना, जो कि हमारे प्रोडक्शन साइकिल में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, हम मान लेते हैं हमने एक कार खरीदी, एक 4 व्हीलर खरीदी हमने, अगर हम उसको सेल्फ पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो कंजप्शन कहलाएगी। और अगर हमने उसको किसी कंपनी में लगा दिया या ओला या उबर में लगा दिया, है ना, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो हमें अर्निंग करके देगी। ठीक है ना, तो फाइनल गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हैं, हम उसको एज अ इन्वेस्टमेंट यूज भी कर सकते हैं, और हम उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फर्दर प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि भाई हमारी कंपनी है, अब कंपनी में रॉ मटेरियल लाने और ले जाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल लगा दिया, तो वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी फाइनल गुड्स ही होगा, बट वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो फाइनल गुड्स को हम डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हैं, कंजप्शन के लिए भी यूज होता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटरमीडिएट मतलब ऐसे गुड्स जो बीच में है, जो फाइनल भी नहीं है और जो कंजप्शन भी नहीं है। अब इन गुड्स में इन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, है ना, या तो फिर हम इनको रीसेल कर देंगे और या फिर हम इनका फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। ऐसे गुड्स जिनको हम कंजप्शन के लिए नहीं खरीदते, जिनको हम खरीदते हैं या तो रीसेल करने के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे मान लेते हैं हमने एक कपड़े का पूरा बल्क खरीदा, ठीक है, तो हम कपड़े का यूज नहीं कर सकते, हम कपड़े को काट के स्टिच करके उसके गारमेंट क्लॉथ बनाएंगे, है ना, हम शर्ट बना ले, पैंट बना ले, टी शर्ट बना ले, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। या तो हम कपड़े का पूरा रोल ऐसे ही डायरेक्टली सेल कर दें आगे, ठीक है, किसी ट्रेडर को, किसी प्रोडक्शन हाउस को, या फिर हम खुद ही उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेकर और आगे उसका फर्दर यूज करें, हम उससे कपड़े बनाएं और फिर हम उन कपड़ों को यूज करें। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है, क्या लिखा है यहाँ पर, इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज एदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। या तो उसका रीसेल करेंगे या फिर हम उसका फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। ठीक है, ये इंटरमीडिएट की डेफिनेशन है। इसके बाद होता है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर नीड को, है ना, कंज्यूमर वांट को। क्या लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, यानी कि जो हमारी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, हम मार्केट से उसे खरीदते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल को कह सकते हैं हम, ये हमारे कंजप्शन गुड्स होते हैं। ठीक है, ब्रेड और बटर को कह सकते हैं, ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट। अब आते हैं अपने कैपिटल गुड्स पे। तो हम कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में या सर्विस को रेंडर करने में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दीज आर दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, प्रोडक्शन हम अदर गुड्स का भी कर सकते हैं और हम रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं, जो दूसरे गुड्स को बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। नॉर्मली ये फिक्स एसेट कहलाते हैं, जितने भी आप फिक्स एसेट जितने भी सुने हैं आपने, वो सारे हमारे क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं। ठीक है, जितने भी फिक्स, जैसे वो लैंड हो गया, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है, तो ये जब बिजनेस में है तो उसे हम कैपिटल गुड्स कहेंगे, क्योंकि ये फर्दर अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट रिफर्स टू द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन अ गिवन पीरियड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, एक फिक्स पीरियड के दौरान एक इकोनॉमी में किया गया टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, जिस भी एसेट में किया, उसकी वैल्यू में जितनी कमी आ रही है। अब कमी क्यों आएगी, कमी आती है नॉर्मल वियर एंड टियर से, ठीक है, यूज करने से, है ना, पासेज ऑफ टाइम से, ठीक है, और उसको यूज करने से।
एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब हो गया कि टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी हो गई, अपडेट टेक्नोलॉजी के आने से पुरानी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है, या पुरानी टेक्नोलॉजी के जो गुड्स होते हैं उन पे डेप्रिसिएशन लग जाता है, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, उसमें से डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब इसके बाद है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, देखो यहाँ पर नेट लगा हुआ है। नेट तब आता है जब हम डिफरेंस लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का और सब्सिडीज का। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो हमारे कंजप्शन पे लगता है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो हमारे खर्चों पे लगता है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। जो इनकम पे लगता है उसे डायरेक्ट कहते हैं, जो एक्सपेंसेस पे लगता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या है, सब्सिडीज यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा हमें छूट कुछ दी जाती है उसे हम, अब इनडायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, और सब्सिडीज कुछ कंसेशन, कुछ छूट जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम, नेट का मतलब क्या है, ये भी डिफरेंस है, ठीक है। किस चीज का डिफरेंस है, ये यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब इंडिया की टेरिटरी से बाहर जितने भी इंडियन लोग काम कर रहे हैं वो बाकी पूरे वर्ल्ड में कितना पैसा कमा रहे हैं, और इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी फॉरेनर काम कर रहे हैं वो इंडिया में रह के कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो हमें जितना पैसा मिल रहा है बाहर से और हम जितना पैसा दे रहे हैं बाहर वालों को, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे कुछ बेसिक टर्म जो मैंने आपको बताए, ठीक है। लगभग कुछ मिला के कुछ है ना 14-15 ये कुछ पॉइंट होंगे। तो आप एक बार सारी वीडियो दोबारा से रीचेक कर लीजिए। अगर अगर आपको अभी भी कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।